अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से आज एक अहम उनकी तरफ से इंकशाफ किया गया है और वो ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ 16 से 20 अप्रैल के दौरान किसी किस्म की जारहियत हो सकती है और भारत पुलवामा तर्ज का कोई ड्रामा स्टेज कर सकता है, इंसिडेंट पहले स्टेज कर सकता है, जिसको आड़ बनाते हुए, जिसको बुनियाद बनाते हुए भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जारहियत कर सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में P5 यानी कि सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक के सुफरा को ब्रीफ किया गया है इस बारे में और उन्हें भी बता दिया गया है कि भारत की तरफ से क्या अज़ाइम हैं, क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भारत की तरफ से मिली हैं। और साथ ही साथ इस्लामाबाद में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को भी दफ्तर खारजा तलब करके खबरदार किया गया है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर किया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, बताइएगा कि आज जो आपने अहम इंकशाफ किया है, भारत की तरफ से किस किस्म की जारहियत का खदशा या इत्तलात मौजूद हैं? देखिए, मैंने जो कहा वो ये है कि भारत एक नई मनसूबा बंदी में मशगूल है, जो कि पुलवामा नुमा कोई और वाकया हो सकता है मकबूजा कश्मीर में, और उसकी आड़ में उसको बुनियाद बनाते हुए वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक नया महाज सफारत खड़ा कर सकता है या कोई नया मिस एडवेंचर की तरफ बढ़ सकता है। ये मेरे पास मुसद्दिक़ इत्तलात हैं और ये हमारे खदशात हैं, और इनको सामने रखते हुए हमने P5 के जो एम्बेसडर्स हैं उनको भी अपनी तशवीश से आगाह किया। और आप देखिए कि भारत में पिछले दिनों में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है उसमें बिल्कुल मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने ये इशारा दिया कि वो किसी कार्रवाई के लिए वो तैयार हैं, और उन्होंने कुछ मिलिट्री टारगेट्स का भी इंतखाब कर लिया है और वो सियासी क़यादत के इशारे के मुंतज़िर हैं। तो वज़ीर आज़म मोदी ने बरबला कहा कि हम तो आपको फ्री हैंड दे चुके हैं। अब इस किस्म की गुफ्तगू होनी बहुत खतरनाक है। इससे टेंशन जो पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा था कि इनको डिफ्यूज किया जाए, कशीदगी को कम किया जाए, ताल्लुकात को मामूल की तरफ लौटाया जाए, तो ये तो उसके बरक्स है और इसकी हमें तशवीश भी है। और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो इस तरह मबसूल कराई है। शाह साहब, P5 कंट्रीज के सुफरा से भी आपकी बातचीत हुई है, उनको ब्रीफ किया गया है वजारत खारजा की तरफ से, क्या रिस्पॉन्स आया है उनका? पहले भी आलमी बरादरी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था डी एस्केलेशन के लिए, कशीदगी कम करने के लिए। अब की मरतबा जो नई एक थ्रेट जिसे हम कह सकते हैं भारत की तरफ से नजर आ रही है, इस पर उनका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी ने P5 के एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया और ऑब्वियसली ये ऐसी तशवीश है जो हर जिम्मेदार मुल्क इससे लाभ होगा, और क्योंकि इससे तो इस खित्ते का अमन जो है उसको दांव पर लगाया जा सकता है, और जंग के बादल जो मतलब छट रहे थे एक दफा फिर जो है वो आपको उभरते हुए दिखाई देंगे। तो ये बड़ी खैर जिम्मेदाराना सी हरकत होगी, और ये जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो हमारी इत्तलात हैं, इसकी हमें बेपनाह तशवीश है। और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को खामोश तमाशाई नहीं रहना चाहिए। हम समझते हैं उनकी जियो पॉलिटिक्स की जो ज़रूरियात हैं, जो तकाज़े हैं, उससे हम गाफिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत खतरनाक खेल होगा और इसमें हमें हरगिज़ मुब्तला नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है शाह साहब, अगर जंग शुरू होती है, जिस तरह खान साहब ने भी बात की थी कि शुरू कर तो लेते हैं लेकिन ख़त्म करना आपके इख्तियार में नहीं होता, फिर ये बात आगे बढ़ते बढ़ते खुदा न खास्ता ये तो एटमी जंग की तरफ भी जा सकती है। दोनों ममालिक जो हैं वो लैस हैं एटमी हथियारों से, तो ज़ाहिर आलमी बरादरी की तशवीश तो जायज़ है कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत तक ये बात नहीं रहेगी महदूद, बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आएगा। देखिए, आलमी बिरादरी को अब ये समझ लेना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं,
उनको समझ लेना चाहिए कि अब मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन में किस किस्म के वादे कर रही है। वो कह रही हैं कि अगर हम बरसर इक़्तिदार आते हैं तो हम तो आइन का जो आर्टिकल है 370 उसकी नफी कर देंगे। अब इसका रिएक्शन जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में है उसका अंदाजा शायद हम पाकिस्तान में बैठकर नहीं लगा सकते, और वादी और कश्मीर के लोग ही आपको बता सकते हैं कि वहाँ कैफियत क्या है। मैं समझता हूँ कि इस ऐलान के बाद तो इस ऐलान ने तो जलती पे तेल का काम किया है। शाह साहब, मुमकिना तौर पर जाहिर है आप पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, थ्रेट पाकिस्तान को है, मुमकिना तौर पर आपने क्या इंटरप्रेट किया है इस थ्रेट को? आपने कैसे इंटरप्रेट किया है कि मुमकिना हदफ भारत का क्या हो सकता है इस मुमकिना कशीदगी का, या फिर अगर वो करते जा रही है? देखिए, वो तो हमें जो खदशा है कि वो पुलवामा की नौयत का या उससे बढ़कर कोई एक वाक़या रूनुमा कराते हैं मकबूजा कश्मीर में और उसकी बुनियाद बनाते हैं, और पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान पर तोहमत लगाते हैं दहशतगर्दी की पुष्पनाही की उन तंजीमों के साथ पाकिस्तान को जोड़ते हैं जो बकौल उनके जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं, और पूरा बयानिया पूरा नैरेटिव पाकिस्तान को एक कोने में धकेलने के लिए वो बिल्ड करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि उनकी पूरी कोशिश रही है और जारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए और पाकिस्तान को मजीद माली मुश्किलात से दो चार किया जाए, तो वो तो कोशिश आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल शाह साहब, मुमकिन अगर इसके मकासद की हम बात करें तो एक तो आलमी दबाव पाकिस्तान पर बढ़ाना, और जिस तरह आपने इशारा भी दिया कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ पाकिस्तान को धकेलना, दूसरा डोमेस्टिक इसकी कंजम्पशन भी तो हो सकती है भारत के अंदर। जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद भारत में जिस तरह की उन्होंने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की, ये जो सारी पाकिस्तान के साथ कशीदगी भी रही, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को उभार कर इंतखाबात में मौजूदा हुकूमत ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उस पर आपने देखा कि ना तो वो 300 अफराद के मारे जाने का पाकिस्तान ने सबूत दे सके और ना ही F-16 के गिराए जाने का वो सबूत दे सके। वो भी अमेरिका ने उनका रिफ्यूट कर दिया, उनका जो दावा था वो झूठा साबित हुआ, जिसके बाद हमने देखा भारत पर दबाव काफी ज्यादा बड़ा है। तो उस अजीमत से निकलना भी एक मकसद हो सकता है कि इंतखाबी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए इस वाक़े को। देखिए, ये हो सकती नहीं है, यही वजह है वो इसको सियासत की नजर कर रहे हैं, इस खित्ते के अमन को सियासत की नजर कर रहे हैं। अपनी इलेक्शन की जीत को यकीनी बनाने के लिए इस खित्ते को एक आग में झोंकने के लिए वो तैयार है, और यही है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया और ये गैर जिम्मेदाराना माइंडसेट जो कि मासूम लोगों को मुतासर करता है। और इसके अलावा शाह साहब, लास्ट टाइम जब अटैक भारत की तरफ से ये सारा ड्रामा रचाया गया और यहाँ पे पाकिस्तान पे उन्होंने आके बालाकोट में एक जंगल पे स्ट्राइक भी की थी, और उस वक्त भारत का बयानिया ये था कि पाकिस्तान में जो कलदम तंजीमें हैं उन्हें फ्री हैंड दिया गया है। अब की मरतबा तो हम देख रहे हैं कि तमाम को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया हुआ है सरकार ने, और उनके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो चुका है। बल्कि इससे पहले ही हमने देखा था कि नेशनल एक्शन प्लान को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का हुकूमत भी फैसला कर चुकी थी। तो अब तो मेरे ख्याल से जवाब भी नहीं बनेगा इस चीज का, जो भारत पहले से हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ एक हर्जा सराई करता रहा है, जो बयानात जो इल्जामात लगते रहे पाकिस्तान पर। सबर, जवाब की जरूरत नहीं है, जरूरत सियासत है, सियासी जरूरत है। इस किस्म का बयानिया, इस किस्म की हरकतें इस वक्त जरूरत है, मोदी सरकार की जरूरत है। क्योंकि आप देखें ना कि जो उनकी ऑपोजिशन है उन्होंने जो बयानिया उठाया हुआ है उसमें तो वो कह रहे हैं कि मईशत का बुरा हाल है और इस सरकार में लोगों की हालत पहले से अबतर हुई है। तो उस खिफ़त को मिटाने के लिए जो दावे करते रहे, यके बाद दीगर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, दहशतगर्द मार दिए, या हमने ये कर दिया वो कर दिया, उस सब की तो नफी हो गई, और ना उनका बयानिया जो है वो उसकी कलाई खुल गई। तो अब उस खिफ़त को मिटाने के लिए और अपनी सियासी बका की जंग जो लड़ रहे हैं उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐन मुमकिन है कि कोई और हमाकत कर दे। शाह साहब, इसी तरह का इल्जाम तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ की अपोजिशन जमात ने आप पर भी आई लगाया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है आपके इस अहम बयान पर, वो तो ये था कि जंग का शोशा छोड़कर जो अपनी नाकामियां हैं, कोताहियां हैं, उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान में तो आपको फिर एक पॉलिटिकल, एक आपको इत्तेफाक व इत्तेहाद की फिजा चाहिए होगी अगर इस तरह के हालात बनते हैं।
काश वो बयान न दिया होता उनने। मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना बयान है, और मैं इससे बेहतर की तवक्को करता हूँ पीपल्स पार्टी से। एक वफाकी सोच की जमात है, और मैं समझता हूँ कि वो हर चीज को सियासत की नजर नहीं करेगी। मैं समझता हूँ, उनकी मुश्किलात को समझता हूँ, उनकी सियासी जरूरियात को समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मसला हुकूमत का नहीं है, मसला स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है, मसला नेशनल सिक्योरिटी का है। और अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तान का दफ्तर खारजा उसको डीमार्च करता है हिंदुस्तान के सफीर को बुलाकर, और अगर हम P5 ममालिक को बुलाकर ब्रीफ करते हैं, ये कोई मामूली नौयत की चीज नहीं है। और इसको सियासत की नजर मत कीजिए। आपको बहुत मौके मिलेंगे सियासत करने के, नीचा दिखाने के, जरूर दिखाइएगा, लेकिन पाकिस्तान को नीचा तो ना दिखाइए। निशा साहब, बालाकोट वाले इंसिडेंट के बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें खड़ी हो गई थी हुकूमत के साथ और भरपूर सपोर्ट का उन्होंने इजहार भी किया था। लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है। हमारा जो पॉलिटिकल हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। इसकी मैंने बात की, आपने कोशिश तो काफ़ी की थी अपोजिशन जमातों को साथ में लाने की, उनको साथ लेकर चलने की, नेशनल इलेक्शन प्लान को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के सिलसिले में भी, लेकिन आप उसमें नाकाम रहे थे। कोई फ्रेश एफर्ट आपकी तरफ से की जाएगी? अब ज़ाहिर है हालात जिस तरह आप बता रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा कशीदा हालात है, बड़े संजीदा हालात आगे आने वाले हैं, बड़े मुश्किल हालात। हमारा काम है कोशिश करना। जबरदस्ती ना हमको मेज पर ला सकते हैं, ना मेज पर बिठा सकते हैं। कायल जरूर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 2 जमा 2 4 बनती है भैया, 5 नहीं। तो अगर वो सुनने की जहमत गवारा करेंगे, और मैंने तो दावत भी दी थी, उससे गुफ्तगू भी की थी, और आज भी समझता हूँ कि उन्हें फराख दिली से सोचना चाहिए। सियासत का बहुत मौका पड़ा है। अभी तो 8 माह हुए हैं, कोई इतनी मुद्दत नहीं हुई। आपको बड़े मौके मिलेंगे सियासत करने के लिए, जरूर कीजिएगा, दिल खोल के साथ कीजिएगा। और हम सियासी मैदान में मुकाबला करने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन इस वक्त मसला हुकूमत का नहीं है, पाकिस्तान का है। लेकिन जहां तो शाह साहब हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बातें हो रही हैं, इन सारे हालात के बावजूद बड़ी सख्त थ्रेट आ रही है। मौलाना साहब तैयार हैं इस्लामाबाद लॉकडाउन के लिए, जरदारी साहब ने भी कह दिया है कि वक्त आ गया है उनको जाके इस्लामाबाद में गिरा दिया जाए। तो ये हालात तो किस तरह अगर वो समझते हैं कि इन हालात में जो हालात अब उभर रहे हैं वो कुछ तहरीक चलाना चाहते हैं, तो ये उनकी सवाबदीद है। निशा साहब, वो तो साथ इश्यूज की बात भी करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मुल्क के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आवाम महंगाई की चक्की में पिस के अगर हमने तहरीक चलाई तो अवामी मसाइल को लेकर चलाएंगे, बाकी चीज़ें सारी ज़िमनी होंगी। तो आप भी परेशान हैं महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है? हर कुछ परेशान नहीं है। उसकी वजह यह है, पाकिस्तान के लोग इतने मासूम नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग समझते हैं, पाकिस्तान की आवाम सियासी आंख रखती है। उनको अंदाजा है कि आज पाकिस्तान जिन माली मुश्किलात से, माशी मुश्किलात से दो चार है, वो किसके पैदा करना है। या 8 माह में सब बिगाड़ पैदा नहीं हुआ, ये 10 साल की मुसलसल नाकामियों का नतीजा है, गलत मंसूबा बंदी और गलत पॉलिसियों का नतीजा है कि आज पाकिस्तान तजारती खसारा फेस कर रहा है, आज पाकिस्तान माली खसारा फेस कर रहा है, आज पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हो रही, और आज पाकिस्तान का बिजली है, गैस है, इनके रेटों में इजाफा करना पड़ा, सर्कुलर डेट पे बेपनाह इजाफा हुआ, इनके लाइन लॉसेस कंट्रोल ये नहीं कर सके, गैस की चोरी रोक नहीं सके। ये लोग जानते हैं चीजें। लेकिन शाह साहब, अपोजिशन को तो साथ लेकर चलना बात की बात है। आप पर तो तनकीद होती है कि आपका अपना गवर्नमेंट की जो हुकूमती जमात है उसका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। आप हो गए, जहांगीर साहब हो गए, आपके एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला बड़ा वाज़ेह पिछले हफ्ते हमने देखा, और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब, नईमुल हक साहब के खिलाफ भी उनके दरमियान भी एक तलखी चल रही है। तो ये आपका तो अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हाउस इन ऑर्डर होना तो और चीज है, हाउस इन ऑर्डर है। मुख्तलिफ व्यूज हो सकते हैं और आरा हो सकती है, और हर सियासी जमात में, जमहूरी सोच और फिक्र वाली जमातों में ये चीज होती है। फर्क ये है कि तहरीक इंसाफ डिक्टेटरशिप नहीं है। तहरीक इंसाफ में एक खुला माहौल है, बात करने की आज़ादी भी होती है, सुनने की, समझने का हौसला भी है, और वज़ीर आज़म इमरान खान में ये इतनी फराख दिली है कि वो सुनते हैं। लेकिन हमने देखना है कि हमने कहाँ तक जाना है और कहाँ जाने से नुकसान होता है पार्टी को।
पार्टी को नुकसान पहुंचाना किसी का मकसद न था, न है, न होगा, और ना ही हुकूमत को नुकसान पहुंचाना। लेकिन बात और डिबेट, एक हेल्दी डिबेट हमारी पार्टी में हमेशा से रही है। लेकिन सर वो डिबेट क्लोज डोर्स में होनी चाहिए ना। खुल के आपने कह दिया था कि तरीन साहब को नहीं बैठना चाहिए मीटिंग्स में, पीएमएलएन को तनकीद करने का मौका मिलता है, जिसके बाद उनकी तरफ से जवाब आया, फिर ताल्लुकात जरा मामला फिर मजीद बढ़ते चले गए। जिस बहस पे आप मुझे ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको नाकामी होगी। उसकी वजह यह है कि पार्टी के चेयरमैन ने फैसला कर लिया है कि ऐसी बात हमने मीडिया पे नहीं करनी है, मैं नहीं करूंगा। एक नंबर दो दूसरी बात यह है कि इस वक्त जरा अहमियत देखें ना, इस वक्त शाह महमूद की और तरीन की कोई हैसियत नहीं है, इस वक्त मेरी हैसियत पाकिस्तान की है। लेकिन सर मामला यह है कि हम अंदर से मजबूत होंगे तो बाहर से हमें कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उस मसले की तरफ बात कर रहा था कि ओवरऑल अपोजिशन की और अपने हाउस इन हालात को जो आपको बदतरीन दिखाई देते हैं इंशाल्लाह हम बेहतरीन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की। यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इस मामले पर जानेंगे, चूंकि इस मामले पर सबसे पहला रद्द-ए-अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया, जिसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने अफसोसनाक करार दिया, गैर जिम्मेदाराना बयान और रद्द-ए-अमल करार दिया। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये बताना कि भारत की तरफ से 16 और 20 अप्रैल के दरमियान किसी किस्म की जारियत की जा सकती है पाकिस्तान के खिलाफ। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी तलात नफीसा शाह साहिबा की तरफ से ये कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जंग का शोशा छोड़कर अपनी नाअहलियाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पिछले सेगमेंट में बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने पीपल्स पार्टी की तर्जुमान के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अहम कौमी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पर सियासत ना करे। नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी तलात है। बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाह महमूद कुरैशी साहब तो ये कह रहे हैं कि ये बयान आपको जो था ये बड़ा गैर जिम्मेदारान था, ये बयान नहीं आना चाहिए था, नेशनल सिक्योरिटी के अमूर पर पीपल्स पार्टी को सियासत नहीं करनी चाहिए। देखिए, मेरा ये सवाल है वज़ीर साहब से, वैसे तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बाकी लोगों से अगर कंपेयर करें पीटीआई की टीम में तो बहुत बड़ा फ़र्क है और वो बहुत नपीतुली बात करते हैं। लेकिन जो तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया, पहली बात तो अगर इतना सीरियस इशू है जो उनकी बात से लग रहा है तो मुल्तान में बैठकर उन्होंने बात कर ली। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब जमरूद में जिस किस्म की उन्होंने स्पीच की, लग रहा था कि कोई नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इस मुल्क के ऊपर, क्योंकि सारा का सारा उनका नज़ला जो था वो अपोजिशन के ऊपर था। इस किस्म की बात क्या इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर में पार्लियामेंट में नहीं बेहतर अंदाज में की जा सकती थी कि एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक पैनिक फैलाया है और पहले ही इस मुल्क में एक मायूसी की लहर है, क्योंकि इनकी जो फाइनेंस टीम है उनकी तरफ से या कॉमर्स टीम है उनकी तरफ से मुल्की मामलात जो इक्तिसादी मामलात हैं वो संभल नहीं पा रहे, एक कॉन्फिडेंस नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस नहीं है। आज हमारी फार्मिंग कम्युनिटी ऐसे है कि बेदखल है। पार्टी को तो उनका बयान के कंटेंट पर है या फिर मुल्तान में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यानी कि तरीक़ाकार पर है। मेरा एक कंक्लूड कर लें कि गैर जिम्मेदारी जो है वो तो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इतनी अहम बात जो है वो सारी दुनिया में और मुल्क और कौम में ऐसे फैला दी, और उसके नतीजे में अगर ये इंटेलिजेंस थी तो नेशनल सिक्योरिटी का क्यों नहीं वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया अभी तक, पार्लियामेंट का क्यों नहीं जॉइंट सेशन अभी तक उन्होंने बुलाया है, को कमांडर्स की मीटिंग क्यों नहीं अभी तक हुई है। तो ये सारे तो हमारे सवालात हैं, इसीलिए लग रहा है कि कमांडर्स की मीटिंग तो है 2 रोज पहले हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने इसको टैकल किया है तो खुद उसको डिग्रेड कर रहे हैं, इशू को खुद इशू को डिग्रेड कर रहे हैं वो। लेकिन नफीसा शाह साहिबा वो तो ये कहते हैं कि अगर ये बयान पीपल्स पार्टी इसे संजीदा नहीं समझती, जबकि ये इसकी संजीदगी का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि अगर ये बयान गैर संजीदा नहीं है, वही कहते हैं कि बयान की संजीदगी को आप यहाँ से देख लें कि हमने P5 मेंबर कंट्रीज जो हैं उनके सुफरा को इस्लामाबाद में ब्रीफ किया है सेक्रेटरी खारजा ने, और साथ ही साथ भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा में तलब करके डिमार्च किया है।
तो ये मामला तो बड़ा संजीदा है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, दो अलग एस्पेक्ट्स हैं। जो उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा किया है, वो एक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी उन्होंने की है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है वो तो अलार्म बेल्स हैं। वो तो कह रहे हैं कि जंग छिड़ने खुदा न खास्ता इंडिया फिर से कुछ और हरकत यहाँ करेगा या हमला भी कर सकता है, जो हमने इन्फर किया। तो क्या तरीक़ेकार यही था जो उनको अपनाना था? जो उन्होंने डिप्लोमेटिक एक्टिविटी की है, वी वेलकम दैट, और बहैसियत फॉरेन मिनिस्टर उनको डिप्लोमेटिक एक्टिविटी ही करनी थी। लेकिन जो ये उन्होंने जिस तरीके से इसका ऐलान किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी मुल्तान में बैठकर उस तरीके से, तो इट लुक्स अनबिलीवेबल कि ऐसा कैसा हो सकता है। और फिर उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको ये ऐलान करना। वज़ीर आज़म साहब को क्या इसकी इत्तला है? मैं उनसे पूछती हूँ, उनको पता है? और उन्होंने अभी वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत के बाद ही मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक हफ्ता, 16 तारीख मीन्स कि अभी एक हफ्ता उसमें बाकी है, आई मीन 8-9 दिन उसमें बाकी। तो क्या इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने जमरूद में तो सारा लगता है कि पूरी मुल्क की परेशानियां इनकी सारी ख़त्म हो गई, और सिर्फ एक परेशानी है, वो करप्शन, और वो भी अपोजिशन की करप्शन, और मतलब और इसी कोई भी ऐसा इंडिकेशन उन्होंने नहीं दिया कि मुल्क को ख़तरात हैं। हालांकि मुल्क को ख़तरात हैं, हमारे नज़दीक मुल्क को इकोनॉमिक ख़तरात हैं। अगर नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरात हैं तो फिर आपको पार्लियामेंट को, आपको नेशनल सिक्योरिटी का क्यों नहीं इजलास इस वक्त फिलफौर उन्होंने फ़ौरन बुला लिया? क्यों नहीं बुला लिया? लग रहा है कि कोई पैनिक है। अगर तो आपने सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी की है तो उससे तो जो आपने स्टेटमेंट दी है वो तो बहुत ख़तरनाक हद तक जो आपने आगाही दी है, और उसको आपने खुद उस इशू को इस तरीके से डीमीन किया है कि लग रहा है, हमें ऐसा इंप्रेशन हुआ जिस तरीके से आपने इसको ब्रेक किया कि एज इफ ये आपके नज़र में अहम इशू है ही नहीं। ये तो उन्होंने इसकी अहमियत का एहसास दिलाते हुए ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बताया है, और ये बताने का मकसद ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बल्कि पूरी आलमी बरादरी को बताना था कि भारत के ये अज़ाइम हैं पाकिस्तान, ताकि पहले ही दुनिया को खबरदार कर दे कि भारत की तरफ से कल को इस तरह की कोई एक्टिविटी की जा सकती है। नहीं समर अब्बास साहब, मैं वही बात करती हूँ, मैं वही बात कह रही हूँ कि महज सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इतना अहम इशू है। बाय नाउ दे शुड हैव डन अ सेट ऑफ 8 to 10 एक्टिविटीज जो उनको करनी थी। क्यों नहीं उन्होंने कंट्रीज को बता दिया है? इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इतना अहम इन्होंने सिर्फ इसको, आपको देखें, पीटीआई का मसला ये है कि या तो वो ट्विटर पर गवर्नमेंट चलाते हैं, या तो वो फेसबुक पर चलाते हैं, या फिर मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ इनकी होती है। इसके अलावा उनके पास कोई और स्टेप या कोई और मेथड नहीं है, और इसीलिए हमें मजबूरन ये कहना पड़ा, इनको एम्बैरस अलर्ट करें कि ये इतना अहम इशू है, इसको आप पार्लियामेंट में लेके आएँ, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाएं, वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में लें, तरीके से एतमाद में लें, पैनिक फैलाए बगैर आप एतमाद में लें। ऐसे आप मुल्तान में जाकर इतनी बड़ी बात कर लेते हैं। वो तो मुल्तान में मौजूद थे, मे भी आज ही तला मौसूल हुई है भारत की तरफ से, जो इंटेलिजेंस कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस हमें मौसूल हुई है तला के भारत की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है, तो मे भी आज ये तो और गैर जिम्मेदार है। अगर आज इतला हुई है तो, और फिर आज आपने ब्रेकिंग न्यूज करके और टोटली जो है स्टोरी अवाम में दे दी। आपकी अपनी तैयारी क्या है? वो तो कहते हैं अब तैयार है, किसी भी तरह का, किसी भी किस्म की जारियत हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जमरोद में अगर वो 1.5 घंटे की तकरीर में 45 मिनट सिर्फ उनको जरदारी फोबिया और बिलावल भुट्टो जरदारी फोबिया था। उनको लगता है इंडिया और मोदी फोबिया नहीं है, अगर होता तो वो उसको एड्रेस करते। क्यों नहीं मोदी को उसमें आपने डांटा है उस तकरीर में? क्यों नहीं उनको डांट लगाई है कि आप पूरे खत्ते की, आप जो अमन अमान है उसको थ्रेटन कर रहे हैं? क्यों नहीं बात की? मोदी पर आपकी तो कोई पार्टी बात भी मुल्क की बड़ी जमात था, आपकी तरफ से भी बयान आना चाहिए था। जो जलसा था आपका लड़काना में, वहां से एक पुरजोर किस्म का बयान आना चाहिए था वहां से भी। देखिए, हमें तो कोई इंडिकेशन नहीं है अभी जो जिस तरीके से मोदी को ललकारने की बात कर रही है, दिस इज इररिस्पॉन्सिबल, दिस इज इररिस्पॉन्सिबल। मोदी को तो किस मौके पर हमने नहीं बात की, किस मौके पर नहीं बात की? और हमने वहां तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें रही है, पीपल्स पार्टी ने उसका साथ दिया है। आज अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेते हैं, डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस वी विल सिट विद हिम ऑन नेशनल सिक्योरिटी इशू, हम नई पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन जिस गैर जिम्मेदार तरीके से इस स्टोरी को, इतनी अहम स्टोरी को मीडिया के आगे आपने 1 मिनट में आके ब्रेक किया है, क्या प्रेपरेशंस की हैं?
اسی لیے ایک انبلیویبل چیز لگ رہی ہے کہ نہ وزیر اعظم کی کوئی اس میں سٹیٹمنٹ آئی ہے، نہ جمرود میں انہوں نے بات کی ہے، نہ کوئی اور آپ کے جو ملک کے ادارے ہیں نہ وہ کوئی موومنٹ میں آئے ہیں، نہ آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہے، آپ نے سیدھا پریس کانفرنس کر دی۔ تھوڑا سا اپنی پارٹی کے امور پر بھی بتائیے گا کہ ایک تو زرداری صاحب کی کل پیشی بھی ہے، فریال تالپور صاحب ابھی پیش ہو رہی ہیں نیب میں، لیکن کل زرداری صاحب کا جو نواب شاہ سے ہم نے بیان دیکھا جہاں پہ وہ گفتگو کر رہے تھے اپنے پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ، اس میں تو وہ یہ کر رہے تھے کہ میں اگر نائل ہو گیا یا سزا ہو گئی تو بلاول بھٹو زرداری آصفہ اور بختاور کو آپ نے اپنے بچوں کی طرح دیکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو کیا زرداری صاحب کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، ہم لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا کیس فائٹ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ زرداری صاحب نے 11 سال پہلے بھی جیل کاٹے اور اس کے بعد جتنے بھی ریفرنسز تھے اتنے ہی تھے یا اس سے زیادہ تھے، وہ سب ایک ایک کر کے انہوں نے ان کو فائٹ کیا، لیگلی فائٹ کیا، اور ان میں وہ باعزت وہ بری ہوئے، اور اس وقت بھی وہ یقیناً وہ فائٹر ہیں، وہ فائٹ کریں گے ہر کیس، اور یقیناً چیلنجز ہیں، پارٹی تیاری کرتی ہے جب اگر لیڈرشپ پر اس قسم کے چیلنجز آئے تو پھر پارٹی تیاری کرتی ہے، تو وہ پلان بی پلان سی وہ یقیناً وہ لیڈرشپ کو، پارٹی قیادت کو، وہ سارے جو ایشوز ہیں وہ ان کے انٹرنل ایشوز ہیں اور وہ ڈسکس ضرور ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک، فائنلی بتائیے گا نفیسہ شاہ صاحبہ کہ بلاول بھٹو زرداری سے متعلق کل فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے وزیر اطلاعات نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اسلام آباد کی طرف تحریک چلانے آ رہے تھے، یہ تحریک ملک سے باہر کیوں چلے گی جیسے اسلام آباد کی طرف آنا تھا، تو کب تک واپس آ رہے بلاول صاحب؟ دیکھیں، یہ بہت ان کی خوش فہمی ہے، ان کو ایک چھوٹا سا ان کو خود کو لگ رہا ہے ان کو بریدر ملا ہے، جلد ہی بیفور یو ایون نو وہ واپس آئیں گے ملک میں، اور اپنا جو سلسلہ تھا انفیکٹ وہ ابھی بھی جاری ہے، ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، وہ 1-2 دن گئے ہیں، ضرور کوئی مصروفیت ہوگی، اور 1 اور 2 دن تو ان کا حق ہے، ہر پاکستان میں چھٹی تو ہر اس کا ہے، لیکن وہ گئے ہیں دبئی 1-2 دن کے لیے، وہ واپس آ جائیں گے جلدی۔ اچھا، کل آپ نے کارکنان کو تو خوش فہمی میں نہ رہیں۔ صحیح، کل کارکنان تو نہیں آ رہے اسلام آباد میں پیشی کے دوران، جس طرح پچھلی پیشی پہ آپ نے دیکھا تھا جب بلاول بھٹو زرداری پیش ہوئے تھے؟ دیکھیں، وہ پارٹی کی اپنی ضرور کوئی حکمت عملی ہوگی، لیکن جو کچھ ہوگا قانون کی عزت ہے، قانون کی بالادستی جو ہے وہ پارٹی جس نے آئین بنائی ہے وہ قانون کا احترام کرتی ہے، اور جو کچھ ہوگا رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا حق ہے، اور لیکن یہ پارٹی قیادت ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس سارے سلسلے کو کیسے فیس کرنا ہے۔ بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ نفیسہ شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان ہے اچانک سے انہیں پریس کانفرنس کر کے اتنی اہم بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے پارلیمنٹ کو بھی بریف کیا جانا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب بریف کرتے ہیں واقعی میں نیشنل سیکیورٹی کے خطرات یا خدشات اگر موجود ہیں تو پیپلز پارٹی ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مہنگائی کی بڑھتی ہوئی صورتحال، یعنی اس وقت جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، عوام اس سے کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ کو عوام کے پاس لے کر چلیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک دا شو، اور اب بات ہو جائے پروگرام میں ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کی، بالخصوص مہنگائی کی۔ عوام مہنگائی کی صورتحال سے کافی زیادہ پریشان ہیں، اور جو اعداد و شمار بھی سامنے آ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اس کے مطابق بھی اب تک اس سال جو مہنگائی بڑھی ہے وہ 9.4% تک چلی گئی ہے۔ مہنگائی میں اضافے کی شرح جو کہ پچھلے 5 سالوں میں سب سے زیادہ ہے، اور ایک مہینے بعد رمضان آنے والا ہے، رمضان سے پہلے ہی عوام مہنگائی سے کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے۔ خود صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ مہنگائی جو ہے جب بڑھتی ہے تو صدر کو بھی تشویش ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں۔ آپ کو یہاں بیٹھ کے تشویش یا فکر لاحق ہے کہ عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں؟
جب مہنگائی بڑھے گی تو مجھے تشویش ہوگی، مہنگائی ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور یہ مہنگائی کی وجوہات وہ جو پچھلا سارا مس مینجمنٹ ہے اس کو بریک لگا کر نئے اعتبار سے جب آپ فیول ڈال کر اکانومی کو چلائیں گے تو یہ مہنگائی اس بات کی قیمت کہیں نہ کہیں کرپشن کی قیمت قوم دے گی نا. چند مہینے چاہیے کہ وہ انجن شوڈ اسٹارٹ کیکنگ. مہنگائی ہوگی تو صدر کو بھی تشویش ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے مہنگائی کی حالیہ لہر کی ذمہ داری بھی سابقہ حکومتوں پر ڈال دی اور انہیں ذمہ دار قرار دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ کرپشن کو ذمہ دار قرار دیا سارے معاملے کا. لیکن اب جو ہم طفل تسلیاں بھی حکومتی سرکلز کی طرف سے سن رہے ہیں، وزراء کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ بہت جلد اچھا وقت آنے والا ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں. بلکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر جناب مشتاق غنی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ 2 روٹیاں کھا رہے ہیں تو 1 روٹی پر گزارا کر لیں. انہوں نے کیا کہا ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں. حکمت اور دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا. 2 روٹیوں کے بجائے 1 پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا. بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا اور بہت جلد کہ 2 کے بجائے آپ 2.5 روٹیاں کھا سکیں گے. جی کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اچھے حالات آنے والے ہیں. اگر آپ کو 1 روٹی میسر ہے تو آپ کو 2.5 روٹی بھی کھانے کو ملے گی. یعنی اچھے حالات کی نوید تو سنائی دے رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے آج وزٹ کیا ہے اسلام آباد کی آپارا مارکیٹ کا اور اتوار بازار کا اب سے کچھ دیر پہلے. تو وہاں کا آپ کو احوال بتاتے ہیں کہ عوام اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کسے سمجھتے ہیں اور مہنگائی سے عوام کتنے زیادہ پریشان ہیں. تو آپ کو ذرا دکھاتے ہیں عوام کی رائے. کچھ عوام سے بات کرتے ہیں اسلام آباد کی آپارا مارکیٹ میں کہ عوام کیا سمجھتے ہیں اس بڑھتی مہنگائی سے. ان کی جو روزمرہ امور تھے وہ کتنے مشکل ہوئے ہیں، ان کے اخراجات کتنے زیادہ بڑے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیں مہنگائی محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ بڑی ہے؟ کتنی بڑی ہے؟ بہت زیادہ مہنگائی بڑھی ہے جی. ہم تو ملازم آدمی ہیں، ان پڑھ سے بندے ہیں. اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ 3-4 تاریخ کو ہمارے پاس 1 پیسہ نہیں بچتا ہے بالکل. پہلے کتنا چلتا تھا؟ پہلے بہت، پھر بھی گزارا ہو رہا تھا. اس حکومت سے پہلے بہت اچھا پھر بھی گزارا ہو رہا تھا. اب تو اتنی پریشانی ہو گئی ہے. غریب آدمی جو ہے نا بس اس کے لیے موت ہی ہے. اگر کوئی بیماری آ جائے تو وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا، کیونکہ ہمارے گھر میں شوگر کی بیماری ہے. میں مہینے کی پہلے 2000 کی دوائی لے کر آتا تھا، اب جو ہے نا دوائی وہی دوائی اب 4000 پر پہنچ گئی ہے. ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے. تو حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. تنخواہ دار طبقہ ہے اور سیلری کا پتہ نہیں لگتا کہاں گئی. 10 دن کے بعد جو ہے نا ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے ادھار مل جائے. بہت مہنگائی ہے. دیکھو کیا حالات بنایا، کیا تمام کیا. سب دیکھو سب حیران ہے. کھانے پینے کا سامان لوگوں کو نہیں ملتا، کاروبار نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے. بہت حالات خراب ہے. مہنگائی تو بالکل بڑھ گئی ہے، لیکن یہ کہ ہم پر امید ہے عمران خان کی حکومت سے، کیونکہ قرضے بھی اس حساب سے ہماری حکومت نہیں لے رہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ آئندہ جو وقت آ رہے ہیں نا پاکستان کے لیے اچھا آ رہے ہیں انشاءاللہ. مہنگائی جو ہو رہی ہے فی الوقت ہو رہی ہے، لیکن جب تک یہ عمران خان ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ جو اقدامات کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہیں. اگر مہنگائی ہے تو آپ اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں چاہے جیسے بھی حالات ہوتے ہیں؟ جی ہم بالکل سیٹسفائیڈ ہیں عمران خان کی حکومت سے. اگر یہ مہنگائی آتی ہے تو یہ برڈن ہے ہمارے پہ، لیکن ہم یہ برڈن بہت برداشت کر رہے ہیں، کریں گے بھی، کیونکہ ہمارے لیے فیوچر میں بہتری ہے. اس کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے آئے ہیں بچوں کے لیے. جو پہلے ہمیں پینٹ یہاں بازار سے جو ٹھیلوں پہ لگی ہوئی ہے، پہلے ہم 200-250-300 میں لیتے تھے، اب یہ 600-600 روپے میں مل رہی. یہ ڈبل مہنگائی ہو چکی. مہنگائی کے اثرات یقینی طور پر کاروبار پر بھی پڑتے ہیں. کچھ ٹریڈر سے بات کرتے ہیں، ان کا کام بھی کیا متاثر ہوا ہے، وہ کتنے پریشان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا کام آپ کا متاثر ہوا ہے مہنگائی کی حالیہ لہر کی وجہ سے، کیا کہیں گے؟ کام تو کافی متاثر ہوا ہے جی، کیونکہ کسٹمر میں جو ہے نا قوت خرید نہیں رہی. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی ان کے پاس خرید نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں خرید سکیں. پر ضرور مان لے سکتا ہے، جسے بہت زیادہ ضرور ہو وہ لے سکتا ہے. باقی عام مدہ جو ہے نا وہ بہت تنگ ہے اس مہنگائی سے. میرے سے اگر صحیح پوچھیں تو یہ جو مہنگائی ہے یہ پچھلی جو گورنمنٹ گئی ہے 10 سال گزرے ہیں، یہ سارا ان کا کیا کرایا ہے. ابھی کیونکہ یہ نئے آئے ہیں، 6-7 مہینے ہوئے ہیں، ابھی یہ گند جو صاف ہوگا تو پھر جا کے نارمل ہوں گے. مہنگائی کی وجہ سے تو کاروبار میں تو ظاہر ہے اثر پڑتا ہے نا. صاحب ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، جیسے ہمارے نیازی صاحب ہیں اس طرح تو سارے نہیں ہیں.
गरीब आवाम के साथ उन्होंने वादे किए थे, ये मैं गुर्बत ख़त्म करूँगा। इमरान खान ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, गरीब को गरीब करते जा रहा और अमीर को अमीर। लिहाजा गरीब के लिए खुदा रे कुछ सोचना चाहिए। हर चीज़ महंगा हो गया, आटा, चावल, घी, तेल, सब्जी, फल, हर चीज़। महंगाई की बात है तो महंगाई आजकल हद से ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ास करके आप देखेंगे पेट्रोल के रेट्स बढ़े हैं तो इनडायरेक्टली हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। जिस वक्त आपने विज़िट किया है यहाँ पे इस्लामाबाद में G6 के इतवार बाज़ार का, और यहाँ पर लोग आते हैं कि सस्ती अशिया मिल जाएंगी खुर्दनोश की। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ रिलीफ है कीमतों को लेकर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। यहाँ कुछ फ़र्क है कीमतों में? ओवरऑल जो महंगाई की इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, किचन चलाने में आपको कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है? बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम जो टमाटर थे 42 रुपीज़ पर केजी थे, अभी जो थे 120 दे रहे हैं। लहसुन जो था लास्ट टाइम 96 था, अभी जो है 200 जा रहा है। अभी तो रमज़ान आया ही नहीं है और आलू प्याज जो है वो आसमान को बातें कर रहे हैं। फ़र्क पड़ा है कुछ आपको किचन की मैनेजमेंट पे? ज़ाहिर ख़वातीन घर का बजट बनाती है, उसमें कितना आपको फ़र्क महसूस हुआ पिछले कुछ अर्से में? जो लास्ट टाइम जो हम लोग 500 में मैनेज करते थे वो अभी 1000 में कम से कम एटलीस्ट पहुँच गया है। बैग अब तो जो भरा है, पहले कितने पैसों में भरता था, अब कितने पैसों में भरा है? पहले 500 में भरता था, अब ये 1200 का भरा है। फिर आप उसी के हिसाब से देख लीजिएगा ना। महंगाई तो महंगाई, मैं कहता हूँ कि होश उड़ जाते हैं इंसान के। गरीब आदमी का तो जीना दो बार हो गया ना। महंगाई की रिपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा थी। आज हमने सोचा कि मार्केट का विजिट करके लोगों से बराह रास्त पूछा जाए कि अवाम कितने ज़्यादा मुतासिर है बढ़ती हुई महंगाई से। और इस सिलसिले में हमने पारा की इस्लामाबाद के मार्केट का रुख किया और इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार का भी हमने रुख किया। लेकिन लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अक्सर लोग जो हैं वो महंगाई से परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ अफराद का ये कहना है कि महंगाई की अगर शरह में इजाफा हुआ है तो आर्जी तौर पर हम ये बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में इससे हालात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत में जो लोग हैं वो बढ़ती हुई महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने अवामी रद्द-ए-अमल जाना। महंगाई की हालिया लहर से मुतल्लिक यकीनी तौर पर अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बिलखुसूस जो इजाफा हुआ है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी यकीन रखते हैं, उनको यकीन है हुकूमत पर कि हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से आने वाले दिनों में कुछ अर्से बाद हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। आज की शो में इतना ही। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।